Now we will discuss find defects in non-stoichiometric crystals. Non-stoichiometric crystals are those crystals in which ratio of cation and anion is not same as indicated by chemical formula. It can be metal excess defect or metal deficiency defect. First is metal excess defect, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा. तो ये किन किन मेथड से अराइज हो सकता है? फर्स्ट इज़ बाय एनायन वैकेंसी. एनायन वैकेंसी में आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में कोई डिफेक्ट नहीं है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. सेकेंड रो में आप देखिए फर्स्ट बी नेगेटिव, सेकेंड ए पॉजिटिव, देन बी नेगेटिव नहीं है, उसकी जगह हमने ई नेगेटिव मेंशन किया हुआ है. थर्ड रो में कोई डिफेक्ट नहीं है. तो एनायन वैकेंसी में क्या होगा? द एनायन गेट मिस फ्रॉम द लेटिस साइट. एनायन लेटिस साइट से चला जाएगा, बट जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की जगह कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इम्बैलेंस हो जाएगा. बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर भी सॉलिड में बनी रहती है. उसके लिए क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन उस नेगेटिव चार्ज की जगह ट्रैप हो जाएगा. तो हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी, जिससे कि नेगेटिव चार्ज जो है वो बैलेंस रहेगा बट एटम्स की रेशो इक्वल नहीं रहेगी. तो ये है एनायन वैकेंसी. एग्जाम्पल जैसे कि हम देखें, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर्स इट इम्पार्ट येलो कलर. सोडियम क्लोराइड में भी यही फिनोमिना होता है. जब हम सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स पर एड्जॉर्ब हो जाता है, मतलब इसके सरफेस पर आ जाता है. जब सोडियम, फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो सोडियम इसके क्रिस्टल के ऊपर एड्जॉर्ब हो गया. क्लोराइड आयन, जैसे ये नेगेटिव आयन है, ये अपने लेटिस साइड से निकल कर सोडियम के पास जाएगा, जिससे कि वो सोडियम के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा दोबारा से. तो सोडियम एटम इसके सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन एनायन की लेटिस साइड पर आ जाएगा. फर्स्टली सोडियम वेपर में से जो सोडियम एटम है वो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे और क्लोराइड लेटिस साइड से जाएंगे ताकि वो सोडियम के साथ कंबाइन हो सकें. तो सोडियम आयनाइज होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करेगा वो इसकी एनायन की लेटिस साइड पर आते रहेंगे. इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है. तो जो इलेक्ट्रॉन का ये सेंटर होता है इसे हम कहते हैं एफ सेंटर, जिसकी वजह से कलर भी आता है सॉलिड में. जैसे कि आपने फिनोमिना पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइट फ्रॉम लोअर स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, लोअर स्टेट टू हायर स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. जब वो अपनी लोअर स्टेट में ग्राउंड स्टेट में फिर से आता है तो एनर्जी लूज़ करता है, विच सीम्स इन विजिबल रेंज. तो इसलिए हमें कलर दिखाई देता है. तो एफ सेंटर इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसे हम एफ सेंटर कहते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन द सॉलिड. जैसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड इम्पार्ट येलो कलर. Now next metal excess defect can be arise due to presence of extra cation in the interstitial sites or we can say voids. voids में extra cation present हो तो भी metal excess defect arise हो सकता है, मतलब तो भी पॉजिटिव ज़्यादा हो सकता है. तो हम देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में कोई डिफेक्ट नहीं है, सेकेंड लाइन में कोई डिफेक्ट नहीं है और थर्ड लाइन में भी कोई डिफेक्ट नहीं है. बट एक्स्ट्रा कैटायन जो है ए पॉजिटिव एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल साइट पर है, और अगर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट. तो हमने मेंशन किया हुआ एक्स्ट्रा कैटायन एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द इंटरस्टिशियल साइट. आप एग्जांपल देखो ZnO. अगर आप ZnO को हीट करोगे, क्वेश्चन ऐसे आता है व्हाट हैपन्स व्हेन ZnO इज हीटेड. अगर आप ZnO को हीट करोगे तो ये क्या होगा, इसमें जो Zn2 पॉजिटिव आयंस है वो नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन उसके पास वाले इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाएंगे. जो कैटायंस है वो इंटरस्टिशियल साइट में जाएंगे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इंटरस्टिशियल साइट पर जाएंगे. ऑक्सीजन गैस विल गेट लिबरेट आउट. तो इस तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो अराइज हो सकता है. दो तरह से हमने पढ़ा है. फर्स्ट इज एनायन वैकेंसी, सेकेंड बाय extra cation occupying interstitial site. Now next is non-metal excess defect, जिसमें कि नॉन मेटल ज़्यादा रहेंगे, नेगेटिव ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव आयंस जो है वो कम रहेंगे, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किसी न किसी तरीके से मेंटेन रहेगी. तो नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है. बाय कैटायन वैकेंसी. कैटायन वैकेंसी अगर क्रिएट हो गई तो इसका मतलब
जो एनायन है वो खुद ही इंक्रीज़ हो गए। तो हम फर्स्ट लाइन में देखेंगे कोई डिफेक्ट नहीं है। सेकेंड लाइन में देखेंगे तो ए पॉजिटिव इसमें मिस है। ए पॉजिटिव मिस हो गया मतलब कैटायन वैकेंसी जनरेट हो गई, तो एनायन अपने आप ही ज़्यादा हो गए। बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आप थर्ड रो में देखोगे इस पॉइंट पर ए पॉजिटिव जो है उसकी जगह हमने A2 पॉजिटिव मेंशन किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज़ मेंटेन्ड बाय एनी एटम एक्वायरिंग मोर पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें से कोई भी एटम जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। जैसे कि हम कहते हैं Fe पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव भी हो सकता है, Fe3 पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से और कोई कैटायन जो है दैट विल एक्वायर मोर पॉजिटिव चार्ज इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर आप नेक्स्ट देखोगे सेकेंड नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इट कैन अराइज बाय एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट। आप देख सकते हैं इंटरस्टिशियल साइट पर एक्स्ट्रा एनायन, एक्स्ट्रा बी नेगेटिव प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए देयर विल बी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह रहे हैं नॉन मेटल एक्सेस भी हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइजेज व्हेन some impurity is added to the crystalline solid. The method of adding impurity to the crystalline solid is called as doping. मतलब जब हम क्रिस्टलिन सॉलिड की डोपिंग करते हैं तब इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो अराइज होता है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दें, इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल we add strontium chloride, Na positive ion get removed from the lattice site or strontium ion Sr2 positive ion occupy that lattice site. तो Na positive Cl negative, Na positive Cl negative, Cl negative Sr2 positive, strontium 2 positive ने सोडियम आयन की जगह उसकी लेटिस साइट ऑक्यूपाई कर ली है। तो आगे वही है, नेक्स्ट रो में भी सोडियम आयन गेट मिस। तो हमने कहा 2 सोडियम आयंस, 2 Na पॉजिटिव आयंस गेट मिस एंड 1 स्ट्रोंशियम आयन विल ऑक्यूपाई द लेटेस्ट साइट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Na के ऊपर चार्ज है 1 पॉजिटिव, Sr के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। तो मेंटेन तभी होगा जब 2 सोडियम आयन लेटिस साइट से जाएंगे, उनकी जगह 1 स्ट्रोंशियम आयन ऑक्यूपाई होगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी, डिफेक्ट भी होगा और कंडक्टिविटी भी सॉलिड की इंक्रीज होगी। इससे एक वैकेंसी जनरेट होगी। जब हम सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करते हैं देन वैकेंसी गेट जनरेट फॉर 1 स्ट्रोंशियम आयन, 1 वैकेंसी गेट जनरेट ऑफ द सोडियम आयन। 1 स्ट्रोंशियम आयन आएगा तो 1 सोडियम की वैकेंसी तो भी रह जाएगी। तो इस तरह से हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है जिसमें हम डोपिंग का मेथड यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लेक्चर 4th इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों अराइज होती हैं सॉलिड्स में? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स जो सॉलिड में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के 2 तरह के मोशन होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। एक इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे भी मूव करते रहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पिन मोशन। तो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं एक छोटे मैग्नेट का काम करेंगे, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अभी कैसा रिस्पॉन्स करेंगे उसके बेस पे सॉलिड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आप रिप्रेजेंटेशन देखिए इलेक्ट्रॉन्स की, दे आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 होते हैं, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जितनी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इसकी वजह से जनरेट होगी, ऑपोजिट इसकी वजह से जनरेट होगी। अगर इसकी पॉजिटिव है उतनी ही वैल्यू ये इसकी नेगेटिव आएगी, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी? 0। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Ferromagnetic substances are also attracted by magnetic field but they are strongly attracted by magnetic field। ये इतने strong attract होते हैं कि जब एक बार magnetic field अप्लाई करने के बाद आप इनसे magnetic field हटा भी दें तो भी ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डिफरेंस इन दोनों में यही है कि दे एक्ट एज परमानेंट मैग्नेट
even when external magnetic field is removed, but they do not act as permanent magnet. When external magnetic field is removed, they do not act as magnet. They act as magnet only when external magnetic field is applied, but they act as a परमानेंट मैग्नेट. नेक्स्ट इज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करेंगे. 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 5 अनपेयर्ड है, बट हम जितना मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इसमें सोच रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू उतनी नहीं आ रही है. रीज़न क्या होगा कि इसमें जो ये डोमेन्स हैं, डोमेन्स जो हम शो कर रहे हैं, ये डोमेन्स ये अनइक्वल डायरेक्शन में हैं. जितनी वैल्यू इससे जनरेट हुई है इक्वल एंड अपोजिट इससे जनरेट हुई है, जितनी वैल्यू इससे जनरेट होगी इक्वल एंड अपोजिट इससे जनरेट होगी, और वैल्यू इससे जनरेट होगी. तो इसमें होंगे अनइक्वल डोमेन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं हम इसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्ट करते हैं, बट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इसमें कम आएगी. Next is antiferromagnetic substances. These also contain unpaired electron, and we also assume that they act as either paramagnetic substances or ferromagnetic substances, but the domains in these substances are equal and opposite. ये जो डोमेन्स हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कितनी हमें हमारे पास आएगी, 0 आएगी. इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0. तो दीज सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. Now next is band theory for explaining electrical properties of conductors, insulators and semiconductors. So firstly, conduction band and valence band. Here are two things, conduction band and valence band. आपने +1 में ये स्टडी किया हुआ है bonding orbitals and anti-bonding orbitals. Bonding orbitals are of lower energy and anti-bonding orbitals are of higher energy. Bonding orbitals always contain electrons and anti-bonding orbitals may or may not contain electrons. हो भी सकते हैं, अगर होंगे तो कम होंगे, बट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे. तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कंबाइन करके वैलेंस बैंड बनाती हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कंबाइन करके कंडक्शन बैंड बनाती हैं. और वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है. जैसे हमने पढ़ा है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की ज़्यादा होती है. तो दिस इज़ द केस फॉर मेटल्स. मेटल्स में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्योंकि इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिफरेंस, एनर्जी गैप अगर आप देखोगे तो बहुत कम है. ये है सेमीकंडक्टर्स का केस जिसमें एनर्जी गैप थोड़ा सा है, और ये है इंसुलेटर्स का केस जिसमें एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा है. तो मेटल के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ही कम है. There is very less energy gap between the valence band and conduction band in the case of metals. So electrons can easily jump from valence band to conduction band. Due to movement of electrons, electricity can pass. Electric current can also move. तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अगर मूव होता है तो या तो आयंस की वजह से मूव होता है या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. तो हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. अगर आप सेमीकंडक्टर्स में देखोगे तो एनर्जी गैप इज लेस. द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बट काउंटिंग इज लेस देन दैट ऑफ मेटल्स. सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट लेस देन मेटल्स. और इंसुलेटर्स जो हैं वो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज देयर इज़ वेरी लार्ज energy gap between valence band and conduction band. Electrons cannot jump from valence band to conduction band. तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती. एक हमने टर्म यूज़ की है फॉरबिडन जोन. फॉरबिडन जोन इज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज फॉरबिडन जोन. तो ये है बिहेवियर ऑफ मेटल्स, semiconductors and insulators on the basis of band theory. Thank you.